जय गुरुदेव क्लास सेवंथ। मैं अरविंद कुमार सिंह आज दूसरे वीडियो में हिंदी बसंत का दूसरा पाठ दादी माँ। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। उन्होंने पुरानी समाज में बेरोजगार हुए उद्योगों को लेकर के ये कहानी प्रस्तुत की है। चलते हैं कहानी दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी पर सोच तो यह है जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ लेखक अपने बारे में कह रहा है कहानी लिखते समय कि सामने लोग उसकी बड़ाई करते थे और छुट्टी आने पर प्रसन्न होने की बात करते थे जब उससे मिलते थे, लेकिन जैसे जान रहे हैं कि वह उनकी बात को नहीं सुन रहा है, तब उसे डरपोक और घबराने वाला कह करके उसका मजाक उड़ाया जाता था, अर्थात कमजोर व्यक्ति है। मैं सोचता हूं अच्छा अब भी उन लोगों को न सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। देखिए, अतीत का मतलब जो दुखद घटना बीत चुकी है आपके साथ, लेखक जो अच्छे और बुरे मित्र हैं, जो सामने बताते हैं कि मैं उनका आपका बहुत अच्छा मित्र हूं और पीठ पीछे आपकी बुराई किए रहते हैं, उन्हीं के बारे में कह रहा है कि आज भी जो हमारी बुराई करते हैं उनका चेहरा शरद पूर्णिमा के समान जैसे सबसे उसमें चांदनी तेज होती है, उसी तरह उन मित्रों को याद करते समय यादें जो है तेज हो जाती हैं कि इन्होंने मेरे साथ यह व्यवहार किया था। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, अर्थात क्वार का मतलब सितंबर। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोर रहे हैं। बरसात कब से चालू होती है? जून जुलाई अगस्त, उसी के बाद की स्थिति है। दूर के सिवान में बहकर आए हुए मोथा और साई की गली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें, देखिए ये सब पेड़ हैं। मोथा होता है, उसमें 7 आड़ियां होती हैं, 7 लेयर की जड़ें होती हैं मोथा में। जमीन में अगर खोदो तो उसको 7 जड़ निकलती है, उसके नीचे वो रहता है। और जंगली मोथा जो पानी में होकर के आता है, ये सब घास हैं। घेऊर और प्याज जो होती है ये जंगली प्याज होती है। तो ये नाना प्रकार के जो है तालाब में आ गए हैं और उधर से बारिश बंद हो गई है। सूरज की गर्मी से पानी जो है बॉयल हो रहा है और उससे सड़ी हुई घासों की गंध निकल रही है।
रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाक से कूद रहे हैं। चूंकि पानी भरा हुआ है हर जगह और बच्चे जो है जैसे स्विमिंग पूल में तैरते हैं उसी तरह गांव के बच्चे स्विमिंग पूल तो पाएंगे नहीं, उसी में जाकर के नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के महीने में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा हाल मालूम होता है। बच्चों, जैसे पिछले कक्षा में बताया गया था, चिड़िया को बंद जब कर दिया जाता है तो वो कहती है कि मेरा सब कुछ ले लो लेकिन हमें उड़ना छोड़ दो। इसी तरह आषाढ़ में जो है आम जुलाई महीने में पकते ही हैं, जामुन पकती ही है और चैत में गुड़ और लाई मिलती ही है। तो वो कह रहा है लेखक कुछ भी ये चीजें विलुप्त हो जाए, ना मिले हमको, जो कि हमेशा मिलती ही रहती है इन महीनों में। लेकिन अगर पानी के तालाब में कूदना न मिले, जैसे पक्षी को वहां क्या हुआ था, उड़ना न मिले तो कैदी समझती है, इसी तरह यहां तालाब में कूदना न पड़े तो बहुत बधा हुआ या बुरा मालूम होता है। किसको? लेखक को। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। देखिए, लेखक जो है बोल रहा है कि 2-1 दिन मैं कूदा था लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। देखिए, हमेशा पढ़ने आते हैं, जब मन नहीं कहता है घर वाले जबरदस्ती भेजते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बीमार हो गए तो 1 दिन रेस्ट करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर वह बीमारी 4-5 दिन चली गई तो आपका कितना कोर्स पिछड़ जाता है, तब आपको भी चिंता सताने लगती है कि काश इतने दिन बेकार में बीमार हुए। लेकिन 1 दिन का बीमार होना काफ़ी अच्छा लगता है। वही लेखक भी बोल रहा है कि 1 दिन की बीमारी जो है वह अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना मिले। लेकिन इस बार ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन जैसे हमने बोला तुम्हारी बीमारी 3-4 दिन हो जाए कोर्स पिछड़ जाएगा, वही स्थिति यहाँ हुई। लेखक बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा, ठंडी कपकपी लग रही थी, रजाई पर रजाई उड़ाई गई और देर रात तक 12 बजे तब जाकर के थोड़ा आराम मिला। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा धोकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारेहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता थी। अर्थात तालाब में जैसी नहा करके दादी माँ भी आई हुई थी और उनके बाल लटे की तरह सफेद सिर में चिपके हुए थे। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। लेखक बोल रहा है कि हमारे सर और पेट को उन्होंने छुआ, आंचल की गांठ खोल दी, किसी अदृश्य शक्तिशाली के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। अर्थात आते समय कोई चबूतरा, पीपल का मंदिर, पेड़ या फिर कोई शक्ति का स्थान कुछ भी रहा होगा, वहाँ से विश्वास के रूप में मिट्टी उठाई और कही कि वहाँ का भूत लगा होगा, चल करके इसको सिर पे लगा देते हैं, थोड़ा खिला देते हैं, आराम मिल जाएगा। तो वह दादी माँ इस तरह से की कि थोड़ा
मुंह में डाली और माथे पर लगाई। दिन रात चटाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। बुखार इतना तगड़ा था कि दालचीनी जो है सर पर पीस करके रखती थी और बुखार नापा करती थी। हाड़ी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई तो, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती रहती। तो दादी माँ इस तरह से छाल का, पीपल की छाल का चौका और बीमार व्यक्ति को जैसे मूंग की दाल दी जाती है, वो सब अपने सुपरविजन में देखती रहती थी कि कोई कमी तो नहीं हुई जो बच्चे को बुखार हुआ है। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवा के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उनके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, अर्थात गूंगल और धूप से पूरे घर को सुगंधित किया जाता था और लौंग की धार दी जाती थी, जिससे जो नेगेटिव एनर्जी है वह बाहर ही रहे, घर के अंदर न आए। जब महामारी नामक प्रकोप चलता था, जैसे आज भी चला है प्रकोप, तो उसके लिए लोग लौंग और कपूर जला रहे हैं। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिस्त्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदल जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। इतनी सफाई करती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मिस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अर्थात इतना तगड़ा फिर बुखार हो, लेखक कह रहा है कि फिर इस तरह से दोबारा न हो। किशन भैया की शादी ठीक हुई। शादी के उत्साह और आनंद का कहना, दिन भर गायब रहती। अर्थात जो जिम्मेदारी लेता है वह सब व्यवस्था कैसी होगी उसके बारे में जानने और करने की कोशिश करता है। तो दादी को घर की सब व्यवस्था करनी थी या जानना था, इसलिए वह हमेशा उसके बारे में सोचा करती थी, लोगों से बात करती थी। उसको लेखक कैसे कह रहा है। दादी माँ के उत्साह आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो नहीं होने वाला। जानने को यो सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। अर्थात सुपरविजन वह करती थी, करने वाले दूसरे लोग करते थे, लेकिन अगर वो हट जाती थी तो लोग मस्ती करने लगते थे, नहीं करते थे। ठीक। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर पर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो,
रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो रानी की चाची को इस तरह से दादी माँ बिगड़ रही थी कि जो हमारा रुपया ले गई थी उसको वापस दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ शादी पड़ी है, उसीलिए डांट रही थी। दूंगी मालकिन। रानी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों पर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। मैंने जब कहा रानी की चाची की तरफ से, तो वह कहने लगी चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा, खुशी से पागल, विह्वल मीन्स खुशी से पागल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, अर्थात मैंने जो कर्जा लिया था दादी माँ से उसको दे दिया। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। इस तरह वह दादी माँ को आशीर्वाद देती हुई चली गई। उस रोज बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा किससे, धन्नो चाची से या रामी की चाची से। वह तो बड़ों लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। देखो कैसे लेखक व्यक्त कर रहा है और लोगों में सहनशीलता लाने के लिए व्यक्त कर रहा है। जैसे यदि आपके माँ बाप आपको पैसा देते हैं किसके लिए, पढ़ने के लिए, और अगर नहीं पढ़ोगे तो वह पैसा नहीं देंगे, और पढ़ोगे तो अपने को बेच करके भी तुमको पढ़ाएंगे। तो यह स्थिति है, जब नहीं पढ़ोगे तो नहीं देंगे, और पढ़ोगे तो अपने को बेच करके पढ़ाएंगे। तो वही स्थिति यहां है। लेखक कह रहा है कि बड़े लोगों में यह आदत होती है, पैसा दिए हैं और समय पर उनको नहीं मिलेगा तो डांटना स्वाभाविक है, इसको बर्दाश्त करना चाहिए। तो धन्नो चाची वो बर्दाश्त कर रही हैं। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक कह रहा है देखो, डांटने पर को भी यह आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर रही है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था।
वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर भी आपत्ति की। देखिए, जब बारात, ये परंपरा है, जब बारात घर से जाती है तो उस घर में कौन बसता है? सिर्फ महिलाएं बसती हैं। और महिलाएं उस रात ड्रामा करती हैं, एक तरह का एक्ट करती हैं, जिसमें विवाह से लेकर के पुत्र पैदा होने तक सभी परिदृश्यों को दिखाया जाता है। और उसमें पुरुष नहीं, सभी महिलाएं ही भाग लेती हैं। और उसमें पुरुष का उपस्थित होना वर्जित है। लेकिन यह चूंकि बीमार था, बच्चा था, इसलिए चद्दर ओढ़ करके पड़ा हुआ था, उस महिलाओं का दृश्य देख रहा था। और एक लड़का और उसके मामा का था, जो कि बारात जब चली गई थी तब आया था। अब देखो आगे, दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा? लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अर्थात लड़कियां जब एक्ट कर रही हैं, उस समय अगर कोई लड़का देखेगा तो शर्मा जाएंगी, इसलिए लड़के को वहां नहीं रहने देती। लेकिन यहां दादी माँ ये तर्क दे रही हैं कि लड़का और ब्रह्मा एक समान है। अर्थात जिन्होंने पैदा किया है लड़के के देवता बना करके, वह लड़के का पक्ष लेकर के कहती है कि यही सोने दो इसको। ठीक, मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा। पर भाभी जी की बात पर हंसी न रुक सकी और भंडाफोड़ हो गया। अब महिलाएं एक्ट कर रही थी, उसमें इतना मजाक सूझा कि वह हंसने लगा। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन सा बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? अब देखो, लड़का तो था नहीं, था तो सयाना। लेकिन दूध वो महिला जब पिलाने की बात सयाने बच्चों की, तो दादी माँ जो है रोक दी। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां जोर से भागा और दादी के माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अर्थात कितना भी गलत काम किए हों, दादी माँ हमारे फेवर में होकर के बोलती थी। स्नेह और ममता की मूर्त दादी माँ एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। प्रेम और ममता की मूर्ति थी वो दादी माँ, उनकी बात मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। शब्द देखिए, परिस्थिति मतलब आज इस तरह से होना, अर्थात कल 6th में होना और बिना परीक्षा दिए 7th में पहुंच जाना। ये क्या हुई? ये परिस्थिति की बलिहारी। इसको कहा जा रहा है परिस्थितियों का वात्या चक्र। अर्थात ऐसा हवा चली कि एग्जाम भी नहीं देना पड़ा, आपको पास होना पड़ा। वही चीज यहां कह रही है कि परिस्थिति में ऐसा चक्र बना, सूखे पत्ते का जैसा लगता है, नचाता है। जैसे सूखा पत्ता जब हवा चलती है तो उड़ने लगता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। उसी तरह से तुम जैसे पहुँच गए क्लास 7th में बिना एग्जाम दिए, उसी तरह की बात यहाँ कही जा रही है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वह सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात करते रहते थे। बच्चों, यह मैं खुद अपने ऊपर प्रयोग करते हुए बोल रहा हूं। मेरी दादा कहते थे कि पहले मैं जाऊंगा, पहले आप जाओगी उसके बाद मैं जाऊंगा।
अर्थात मृत्यु जो है पहले दादी की होगी, तब दादाजी की होगी। और दादी को घमंड था कि विधवापन मेरे अंदर नहीं लिखा गया है, लेकिन महज संजोग दादाजी बीमारी में चले गए और दादी जी को 5-6 साल जीना पड़ा। वही स्थिति यहां भी दी जा रही है कि इनके दादाजी कहते थे कि पहले मैं तुमको भेज दूंगा, उसके बाद मेरी मृत्यु होगी। इसी बात को लेकर के दादी जी को बहुत ग्लानि होती है, चिंता होती है। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। अर्थात जो पड़ोसी गांव के थे वह सामने कुछ बोलते थे और पीठ पीछे कुछ बोलते थे। दादा के श्राद्ध में दादी मां के मना करने पर भी पिता ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। अर्थात जब दादाजी की मृत्यु हुई तो उनकी तिरही में इतना धन व्यय किया गया, कर्जा लेना पड़ा किसको? पिताजी को। क्यों? माताजी रोक रही थी, लेकिन उन्हीं पड़ोसियों के कहने के कारण, धूमधाम से तिरही करने के कारण उधार लेना पड़ा। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके की जाड़ा पड़ रहा था, पछवा का चन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहां क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों को देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी मां मुस्कराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी मां, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वह मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या, बाबू बोले। रुपया कोई देता ही नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वह रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं लो। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूं। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग अपना आगा पीछा सोच लेते थे बेटा। इस तरह शिव प्रसाद सिंह की यह कहानी पूरी हुई। अर्थात विपत्ति के दिन में वह जेवर जो गाढ़ी कमाई से बनाया गया था, जिस समय माँ बाप सोच नहीं पा रहे थे, उस समय दादी माँ ने उनके ऊपर हाथ फेर करके कहा कि बुजुर्ग बहुत आगा पीछा सोचते हुए इसको सहेज कर रखेंगे कि यह विपत्ति में काम आएगा।
इसलिए लो यह ले करके अपना काम पूरा करो, आगे का जीवन चलाओ। इस तरह यह पाठ पूरा हुआ। प्रश्न, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है? अर्थात जो मित्र मुंह पर बोलते थे कुछ और पीछे गाली देते थे, प्रतीकात्मक बातें करते थे, वही मित्र, और बैसाख महीने में जाकर के तालाब में स्नान करना और ज़्यादा नहीं कुछ समय के लिए हल्का बुखार होना, इन चीज़ों की ओर ध्यान दिलाता है। दादी माँ के मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई? पिताजी के मरने पर, दादाजी के मरने पर पिताजी ने इतने ज़्यादा खर्च कर दिया था, पड़ोसियों के कहने पर अपनी जमा पूंजी के साथ उन्हें कर्ज लेना पड़ा और वे कर्ज नहीं चुका पाए थे, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ के स्वभाव का यह पक्ष कि मरते दम तक अपने घर की परवरिश और पड़ोसी कल्चर, पड़ोसियों का स्वागत और पड़ोसियों की समस्याओं का निदान और विपत्ति में अपने घर का सहयोग करना, ये गुण दादी माँ के अच्छे लगते हैं। इस तरह इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखो। धन्यवाद।